Within 7 months in 2023, the government has recorded at least 20 cases of students who were studying in central educational institutions and died by suicide. Just remember, you are not alone. Seek mental health support. Reach out to the counselors. Together, we can prevent suicide. हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल, योर वेलनेस कंपेनियन। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर हम सब एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को समझें और उसके सॉल्यूशंस को ढूंढ सके, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक वेबिनार, एक चर्चा है जो बहुत जरूरी है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, और वो टॉपिक है मेंटल हेल्थ। क्या आपको पता है कि पिछले 7 महीनों में सरकार ने कम से कम 20 छात्रों के सुसाइड यानी आत्महत्या के मामले दर्ज किए हैं, जो कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एज स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। हमने कुछ खास मेंटल हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को आज इस वेबिनार में बुलाया है, जो मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, और वो आज अपने एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के जरिए हमारे सवालों के जवाब देंगे, और साथ ही साथ उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को सही तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और कैसे हम अपने और अपने परिवार के मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानने के लिए कि आज इस पैनल में हमारे साथ कौन कौन शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर दयाल मीरचंदानी की बात करूंगी। डॉक्टर दयाल एक साइकियाट्रिस्ट और मेडिकल हिप्नोथेरेपिस्ट है, and he is also the founder of the Behavioral Science Foundation Mumbai। ऑल्सो उनके साथ हैं डॉक्टर मिलन बालाकृष्णन, जो कि साइकियाट्रिस्ट, रिसर्चर, एडुकेटर और साथ ही साथ क्लिनिकल प्रोफेसर है एट मसीना हॉस्पिटल। डॉक्टर रोहित देशमुख, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑल्सो सेक्सोलॉजिस्ट हैं ग्रैंड मेडिकल कॉलेज और सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में, और साथ ही साथ डॉक्टर सनी सिनासन, जो कि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है एसआरबी हॉस्पिटल और जेनिथ मेडिकल सेंटर। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू डियर पैनलिस्ट, जो आपने अपना कीमती समय निकाला और साथ ही साथ सुसाइड प्रिवेंशन जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपने एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंसेस को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आज यहाँ पे शामिल हुए हैं। सवालों के स्टार्ट करने के पहले एक ओपन डिस्कशन की तरह इसे लेके चलेंगे। आशा करेंगे कि जो भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं वो इनसे कुछ पॉजिटिव टेकअवेज लेके जाएं। तो डॉक्टर मीरचंदानी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके हिसाब से आत्महत्या रोकने में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है, और उन्हें किस तरह से इन इफेक्टिव वे से हैंडल किया जा सकता है? प्रिवेंशन जो है वो बचपन में चालू होना चाहिए। तो एक तो रिकग्नाइज करना चाहिए कि बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएं, और फिर ये जो अपने जो प्रेशर काइंड ऑफ प्लेसेस लाइक कोटा एंड ऑल, वहां पे बच्चों को अगर भेजना है तो फिर ख्याल से भेजना चाहिए, किसी को साथ में जाना चाहिए और ये सब। और अगर प्रॉब्लम हो तो फिर बच्चे को सिखाना चाहिए कि वो बताएं और शेयर करें। तो पहले तो यही और फिर अगर ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो ऐसा नहीं कि जादू और ऐसे चीजों के सर्च में पहले जाएं। जितना जल्दी साइकियाट्रिस्ट को मिलके फिर उसके बाद जो ट्रीटमेंट है, थेरेपिस्ट और वो सब देखना चाहिए। रोहित, जैसे डॉक्टर दयाल मीरचंदानी जी ने बिल्कुल सही कहा कि कई हद तक कोटा में जो छात्रों की सुसाइड रेट्स है, स्टूडेंट्स के बीच जो सुसाइड रेट है वो काफी बढ़ गई है। तो ये जो बढ़ता हुआ कंपटीशन है, पीयर प्रेशर है, क्या वजह हो सकती है कि जो लोग पढ़ने जा रहे होते हैं, बिल्कुल ही स्टडी का एनवायरनमेंट होता है, और उसमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट या हेल्थी कंपटीशन की बजाय काफी हद तक जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं अपने रिजल्ट्स को लेके। तो इस पर आपके क्या राय है? तो मुझे क्या लगता है ना कि ये जो कंपटीशन लगा हुआ है, इट्स अ रैट रेस, और दैट इज अ फैक्ट। वो जितना जल्दी प्रैक्टिकली बच्चे एक्सेप्ट कर ले वो ज्यादा इजी हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है ना कि बच्चे बीच में फंसे हुए हैं, कि कोई बच्चा 3 इडियट्स मूवी देख के आता है और वो सोचता है मैं कुछ रैंचो बन जाऊंगा, बट प्रैक्टिकली अगर जब देखे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम के साथ लड़ नहीं सकते।
जब ये रियलाइजेशन उनको होता है तो फिर ना ये कर पा रहे ना वो कर पा रहे, और जो रेस लगी है वो लगी है। तो इसके लिए उन्होंने खुद से पहले अपना जो, मतलब सिंपल भाषा में अपनी औकात पता होनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। वो जितना जल्दी उनको पता चले कि रियलाइज करे कि हमें, हम हमारा लेवल क्या है, क्या सही में हम कोटा आईआईटी के लिए बने हैं, क्या सही में हम आईआईटी सस्टेन कर पाएंगे, वो जितना जल्दी उनको बचपन से ही सिखाया जाए, जैसे सर ने बताया कि ये बचपन से शुरू होना चाहिए, स्कूल में ही ये अवेयरनेस आना चाहिए कि एवरीबडी कैनॉट बी अ विनर, एवरीबडी कैनॉट बी एट द सेम लेवल, सबको अलग अलग लेवल पे काम करना है, तभी ये सिस्टम चलेगा। तो अपना लेवल में जो भी टॉप है वी कैन डू, सब आईआईटियंस नहीं बन सकते। एक प्लम्बर भी अगर सबसे बेस्ट प्लम्बर है तो ही कैन अर्न मोर देन एन आईआईटी बाय रनिंग अ कंपनी और समथिंग। तो ये बचपन से ही ये बेसिक कंसेप्ट साइकोलॉजिकली जितना बच्चों में आएगा कि व्हाट आई एम बेस्ट एट, व्हाट कैन आई डू फॉर माय लाइफ, तो वो बेटर रहेगा। अभी क्या हुआ है ना कि एक ऑरा बना के रख देते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर, ये दो चीज करनी है, या थर्ड अभी शार्क टैंक के बाद आया कि मुझे खुद का स्टार्टअप करना है, कुछ पता नहीं आगे पीछे का बट करना है। दैट क्रिएट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द चाइल्ड। और फैमिली पेरेंट्स को भी वही लगता है, वो खुद पहले समझ नहीं पाते कि अपना बच्चा कितना पढ़ पा रहा है, क्या सही में वो उसका इंटरेस्ट है पढ़ाई में, या वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, या कुछ और करना चाहता है, एनीथिंग। तो जो वो कर सकता है उसमें उसको पुश करना चाहिए। तो दैट इज क्रिएटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर। ये जो कोटा में जो भी केसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन डूइंग इंजीनियरिंग, बट घर में सब इंजीनियर्स है, सब आईआईटी में जा रहे हैं करके हम भी आईआईटी जाएंगे, फिर वहां जाके वो प्रेशर बनते हैं क्योंकि वो मैच नहीं कर पाते चीजों को। डॉक्टर मिलन, आपसे एक सवाल है कि ये सवाल हमारे कई सारे दर्शकों ने हमसे पूछा है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सवाल ये है कि अगर ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट वार्निंग्स, ऐसे कुछ संकेत एज ए डॉक्टर अगर आप बता सकते हैं दोस्त या परिवार के सदस्यों को, जो उन्हें ध्यान में रखने चाहिए कि जब उनके किसी फैमिली फ्रेंड या कोई भी डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो या काफी परेशान हो, जिनके जो काफी हद तक डिप्रेस्ड हो या स्ट्रेस्ड हो, इन दैट केसेस कुछ ऐसे साइंस या सिम्टम्स जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और ये वार्निंग साइंस है कि अगर कुछ भी, अगर ये इनके साथ अगर कुछ खराब होने वाला है या कुछ ये बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाले हैं, तो उनके लिए पहले ही फैमिली और फ्रेंड्स अलर्ट हो जाए। जैसे आपने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चीज सबको ही जानना जरूरी है, क्योंकि सुइसाइड हम यहाँ बैठ के नहीं प्रिवेंट कर सकते, या ये बातचीत करने से सुइसाइड प्रिवेंट नहीं हो सकती। सुइसाइड प्रिवेंशन तभी होगा जब सारे लोगों तक ये साइंस पहुंचेंगे और वो पहचान पाएंगे और वो सही रिएक्ट कर पाएंगे इस चीज को। तो ये प्रकार के साइंस को अगर हम देखें तो हम एक कहते हैं रेड फ्लैग साइंस फॉर सुइसाइड, विच आर लाइक द मोर सीरियस लेटर वार्निंग साइंस which are most important, because we all definitely must know. इनमें आते हैं जैसे सुइसाइड के पहले अक्सर एक लोग सुइसाइड के बारे में बात करते हैं, डेथ के बारे में बात करते हैं, जीने की चाह नहीं है, जीने में मजा नहीं है, मैं चला जाता हूँ, ऐसे यूफेमिस्टिकली जो बात करते हैं, बातें हैं, ये सीरियस रेड फ्लैग साइंस है। इसके साथ जो है कुछ बाकी के साइंस, जैसे अचानक से दोस्तों को, फैमिली को पास लाना, उनसे मिलने की कोशिश करना, उनको गिफ्ट सेशंस जो है, जो अपने उनको बांट देना अपने दोस्तों में, फैमिली में। एक इंटरेस्टिंग और ये था, एक पेशेंट ने जो है अपने से लोन्स चुका दिए। तो इस तरह के जो सरप्राइजिंग सॉर्ट ऑफ एक्शंस है, जो रूटीन नहीं है वो करना, ये सारे ही रेड फ्लैग साइंस है। आजकल सोशल मीडिया पे भी जैसे स्टेटसेस चेंज हो जाना, कलर्स चेंज हो जाना, बहुत डार्क कलर्स यूज करना, बहुत सारे डेथ के बारे में पोइट्री वगैरह शेयर करना, ये चीजें भी रेड फ्लैग साइंस है। ये तो रहे इमीडिएट या रेड फ्लैग साइंस। बाकी जो आपने पूछा इंपॉर्टेंट साइंस डिप्रेशन की, जैसे कम बात करना,
अकेले अकेले रहना पसंद करना, सबसे मिलने जुलना नहीं, बिहेवियर में बाकी चेंजेस जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, ये ये सिम्टम्स अर्लियर साइंस है डिप्रेशन और एंजाइटी के। और नींद डिस्टर्ब रहना, अपनी धुन में रहना, तो ये साइंस और सिम्टम्स भी इम्पोर्टेंट है अर्ली डिटेक्ट करना, ताकि ये रेड फ्लैग साइंस तक बातें पहुंचे नहीं। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया डॉक्टर मिलन कि हम यहाँ बैठ के सुसाइड प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट मेडी सर्कल एज अ हेल्थ केयर मीडिया प्लेटफॉर्म, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितनी जितनी इन विषयों पे ज्यादा बातें करेंगे, जितने ये मुद्दे ज्यादा उठाएंगे, उतने ही इस चीज जो टैबू है वो काफी हद तक कम होगा और लोग ओपनली इन चीजों के बारे में जान सकेंगे। जैसे आपने कुछ सेक्स साइंस की बात की, काफी हद तक कुछ लोग इनसे बिल्कुल इग्नोरेंट है, उन्हें बिल्कुल ही नहीं पता कि ये जो साइंस है, ये जो फ्लैग्स है वो रेड फ्लैग्स है या खतरे की घंटी है, कि हमें उस परिवार वाले के या उस फ्रेंड के बारे में ज्यादा सजग हो जाना चाहिए ताकि वो कोई बड़ा ड्रास्टिक कदम ना उठा ले। हमारी पहल यही रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो लोग जानना चाहते हैं और इनसे बचा कैसे जाए, क्योंकि एक और बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे इंडिया में साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को लोग उन्हें हवा जैसा बनाते हैं, लोग उनसे नाम से भी डरते हैं। आप साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को अगर विजिट करने जा रहे हैं तो आप काफी चुप चुपा के जाएंगे, एज यू फील दैट इट्स अ सोशल स्टिग्मा। इन चीजों से लोग ऊपर उठे और खुल के बातें कर सकें, ये हमारा एक बहुत बड़ा मकसद और ऑब्जेक्टिव है टू होल्ड दिस वेबिनार्स। इसी सिलसिले में डॉक्टर सनील, आपसे मैं आप लोग से पहले मैं एक फिगर शेयर करूंगी। एक फैक्ट है कि जैसे 2021 में करीब 1.64 यानी 1.64 लोगों ने अपनी जान ली थी अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी स्टेटस, और जो दुनिया में इंडिया का रैंक है फॉर हाईएस्ट सुसाइड रेट, वो इट इज लाइक कितने सारे देश में इंडिया का जैसे पीछे होना और आगे होना बहुत से प्रकार डिपेंड करता है सुसाइड रेट्स में। थैंकफुली इंडिया बिल्कुल आगे नहीं है, फिर भी उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है। इट इज 41st हाईएस्ट सुसाइड रेट जो ग्लोबली रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और सुसाइड रेट 2020 में यानी कोविड के टाइम पे ये काफी जंप किया था, इट वाज 11.3, और अपना रिकॉर्ड हाई पे था, दैट वाज 12। तो ये कोविड वाज आल्सो वेरी मच डिप्रेसिंग, ये काफी हद तक लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन में ले गया था, और जिसके कई सुसाइड्स उनके काफी एक कह सकते हैं कि काफी लोगों ने ये सोचा कि अभी जिंदगी खत्म ही कर देते हैं, लेकिन वो जो उम्मीद है कि भाई जिंदगी नाकामियों का नाम नहीं है, आप उसको आगे बढ़े, इसके लिए ही डिस्कशन है। तो डॉक्टर सनील, आपसे ये सवाल है कि टीचर्स और स्कूल्स में ऐसे क्या स्ट्रैटेजीज वो अपना सकते हैं अपने स्टूडेंट्स, अपने छात्रों के बीच, जिससे उनके बीच मेंटल अवेयरनेस और इमोशनल वेलबींग के बारे में वो जागरूक हो सके, और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और इमोशनल वेलबींग को वो काफी बैलेंस कर सके, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव एज है जहाँ पे साइंस बहुत अच्छे से दिखते हैं। वो कई बार अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ओपन नहीं कुछ नहीं बोल पाते, ये साइंस दिखते भी नहीं, लेकिन टीचर्स और कनेक्ट्स जो स्कूल्स की बात किया जाए तो वो काफी हद तक इन साइंस को समझ पाते हैं। तो उनके क्या स्ट्रैटेजीज हैं और उनका क्या रोल है, काइंडली आप बताएं। Yes, good evening everyone. Hi. So teachers and organizations, universities बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं बिकॉज काफी अमाउंट ऑफ लाइफ स्टूडेंट्स का उधर स्पेंड करते हैं, वो भी फॉर्मेटिव लाइफ, एडोलेसेंट टीनेज लाइफ तभी उधर रहता है, तभी काफी सारे इमोशनल स्ट्रगल्स होते हैं अपने एडोलेसेंट में। तो इसलिए तभी मेन टीचर्स और यूनिवर्सिटीज को याद रखना है। पहली बात तो टीचर्स को के लिए वर्कशॉप लेने चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेने चाहिए, कि उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए अबाउट मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, सुसाइड के वार्निंग साइंस क्या होते हैं, ताकि कोई स्टूडेंट में हो तो तुरंत उनको पता चल सके कि ऐसा कुछ कर सके, उनको इमीडिएटली काउंसलर या साइकेट्रिस्ट के पास भेज सके। सेकेंड थिंग, स्टूडेंट्स उनके लिए खुद के लिए भी ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, लेक्चर्स ले सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया जाए बेसिकली। और एक साइकेट्री या काउंसलर्स के साथ टाई अप कर सकते हैं स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, ताकि कोई इमरजेंसी आए तो इमीडिएटली रेफर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट चालू कर दिया जा सकता है। एक प्रोटोकॉल भी बनाया जा सकता है कि ऐसे कोई इमरजेंसी आए, कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो तुरंत उनको रेफर किया जा सकता है साइकेट्रिस्ट और काउंसलर को। और मेन थिंग इज देर आर हेल्पलाइन नंबर्स, ओके, विच आर फॉर सुसाइड इमरजेंसीज। अगर कोई ऐसे विचार आए तो स्टूडेंट शुड बी इमीडिएटली बी एबल टू एक्सेस द हेल्पलाइन नंबर, सुसाइड रिस्क,
एक इंडिया का हेल्पलाइन नंबर है 9152 987821। आपको गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। इस पे कौन से भी लैंग्वेज में अप्रोच कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उनके मन में ऐसे सुसाइड के विचार रहेंगे तो वो हेल्पलाइन नंबर्स पता रहना चाहिए सुसाइड जो स्टूडेंट्स को कि ऐसे हैं। फिर करिकुलम जो है यूनिवर्सिटीज का, स्कूल्स का, वो ऐसा रहना चाहिए कि एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो भी इंक्लूड करने चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स हैं, डांस है, फेस्टिवल्स हैं, ताकि स्टूडेंट्स को काफी रिलैक्सेशन मिलते हैं ऐसी चीजों से। ना कि सिर्फ एकेडमिक्स और एग्जाम प्रेशर पे फोकस नहीं करना चाहिए। अदर थिंग्स दैट कैन बी डन इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द सजेशन बॉक्स, व्हाट आई फील। बहुत टाइम स्कूल और कॉलेजेस में बुलिंग होता है, रैगिंग होता है। तो ऐसे केस में दे डोंट अप्रोच पेरेंट्स, दे डोंट अप्रोच फ्रेंड्स बिकॉज उनको गिल्टी फीलिंग आता है। बट अगर विदाउट लाइक गोपनीय रूप से उनका नाम गुप्त रख के सजेशन बॉक्स या कंप्लेंट बॉक्स अगर रखें, तो उधर स्टूडेंट्स कैन टेल देयर कंप्लेंट्स कि कोई रैगिंग हो रहा है, बुलिंग हो रहा है। या फिर सजेशंस भी दे सकते हैं कि उन्हें कुछ सिस्टम में बदलाव चाहिए, कुछ चेंज कर सकते हैं ताकि उनको स्ट्रेस ना हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज टीचर्स। टीचर्स को उनका पर्सनालिटी, उनको ऐसा ही माहौल बनाना चाहिए कि स्टूडेंट्स कैन इजीली अप्रोच देम विद देयर इमोशनल प्रॉब्लम्स। जो भी तकलीफ है वो खुल के एक्सप्रेस कर पाएंगे, और टीचर्स बिना जजमेंट के उनका सुन पाएंगे, तो बहुत अच्छी चीज होगी। अगर आपने वो सीरीज देखी है कोटा फैक्ट्री, जो कि काफी अवार्ड विनिंग थी, उसमें भी जो टीचर रहते हैं वो बहुत ही अच्छे दिखाए हैं, एंड एज अ फ्रेंड ही बिहेव। तो सब अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स वो सर के पास लेके जाते हैं एंड ही सॉल्व्स देम। ही इज नॉट जस्ट एजुकेशनल टीचर, ही इज अ फ्रेंड आल्सो ऑफ द स्टूडेंट्स। सो दैट विल रियली हेल्प, आई फील। यहाँ जैसे डॉक्टर सनी ने एक बहुत अच्छी बात की सजेशन बॉक्स की, कि कई बार हम लोग जज भी कर रहे होते हैं, और अगर हमारे पास कोई खुल के ओपनली कुछ पूछते हैं तो वी आर लाइक वी डोंट डिस्कस थिंग्स दैट ओपनली। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कई बार ये जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल ही फ्रेंड हो सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के, और जिसपे वो सबसे ज्यादा समय बिता रहे होते हैं। बट यही अप्रोच मेरे हिसाब से माता पिता को भी बिल्कुल रखना पड़ेगा, ताकि बच्चे ओपनली उनसे अपनी सारी बातें कह सके, और माँ बाप जिन्होंने उन्हें पैदा किया है वो अपने बच्चों को समझ सके। ऐसा नहीं कि उन्हें किसी और की जरूरत पड़े कि वो उसे समझा सके। ऐसे ये कोई भी हो सकते हैं, आप किसी से भी ओपनली इमोशनली अपना डिस्कशन कर सकते हैं। बट सवाल ये है कि क्या आप इतने स्ट्रांग है कि आप अपने इमोशंस को दूसरों के सामने रख पाए। और डॉक्टर दयाल, आपसे एक और सवाल ये रहेगा कि कई बार हम अपने को इमोशनली प्रेजेंट नहीं कर पाते, और खासकर पेरेंट्स के सामने, तो आपके ख्याल से पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, या उनके तरफ से ऐसे क्या एफर्ट्स होने चाहिए, ऐसे क्या कोशिश होने चाहिए कि वो अपने बच्चों के मेंटल हेल्थ को समझ भी सके, और बच्चे भी फ्रीली होकर के अपने पेरेंट्स से ये सारे बातें शेयर कर सके। पेरेंट्स को बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, और ये नहीं पूछना चाहिए इतने मार्क्स क्यों आए, 99 क्यों आए, 100 क्यों नहीं आए। ऐसे काफी कॉमन है। खाली उससे ज्यादा तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को अपना खुद का मेंटल हेल्थ देखना चाहिए। बिल्कुल। काफी घरों में माने ड्रग्स, अल्कोहल, गुस्सा, मारना, ये सब होता है। जी जी। और टीचरों के भी साथ भी यही बात है कि वो भी सुसाइड कर लेते हैं, और वो भी, उनको भी मेंटल प्रॉब्लम्स रहते हैं, और वो बच्चों के ऊपर निकालते हैं स्कूल में। तो ये सब रिकग्नाइज करना चाहिए, और इसका इलाज सोसाइटी को करना चाहिए कैसे भी। दूसरों देशों में अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वहां पे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट रखती है, तो ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट के लिए जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे तो थोड़ा लंबा रास्ता है। और दूसरी बात है कि हमारे फार्मर सुसाइड और ये सब बच्चों का नहीं होता, ये दूसरी बात है, वो फाइनेंशियल और ग्लोबलाइजेशन के कारण है। उसके बारे में किसी और टाइम बात कर सकते। स्टूडेंट्स पे अगर करना है तो पॉवर्टी और ये सब वहाँ भी इफेक्ट करता है। तो हमको ये नहीं देखना चाहिए कि खाली बच्चे जो अफोर्ड कर पाते हैं, खाली जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, और टीचर्स का मेंटल हेल्थ, पेरेंट्स का मेंटल हेल्थ, वो सब देखना चाहिए। और एक और चीज बच्चे जो कर सकते हो, काफी जगहों में यूजफुल हुआ है, ये जो माइंडफुलनेस करके विपासना टाइप, बट इतना इंटेंसिव नहीं। बच्चों को अगर सिखाते हैं तो उन्होंने देखा है कि
वो उनकी रेजिलियंस बढ़ जाती है, तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं और मेंटल जो चैलेंजेस आते हैं वो ज्यादा इफेक्ट कर सकते हो। तो अगर ये सिखाया जाए स्कूल में और बच्चों के साथ उन्हें टाइम सेट करे और वो 1 घंटा या आधा घंटा हफ्ते में 2-3 टाइम, तो अगर सालों तक ऐसा चलता रहे काफी यंग एज से, तब उसका कोई इफेक्ट होता है। योगा से भी थोड़ा फायदा होता है, खाली माइंडफुलनेस से बहुत ज्यादा होता जैसे हमारे एंशियंट कल्चर में गुरुकुल के सिस्टम्स में पढ़ाई के साथ साथ मेडिटेशन, योग और बाकी चीजों की भी पूरी तरह से शिक्षा दी जा रही होती थी, और छात्र उन पूरे समय में उसको भी काफी हद तक प्रैक्टिस करते थे, जो काफी हद तक उनको मेंटली स्ट्रांग बनाता था और वर्ल्ड के लिए तैयार करता था। यहाँ पे कुछ हम ऑडियंस के क्वेश्चन शामिल करेंगे। एक सवाल आया है एक स्टूडेंट का, उसका कहना है कि उसे कई बार ऐसा लगता है कि वो गिव अप कर जाए और उस समय वो कुछ भी नहीं करना चाहता, ऐसे में खुद को फिर से कैसे रीजेनरेट करूं। ऐसे टाइम पे स्टूडेंट को क्या है ना कि खुद को रिवैल्यूएट करना जरूरी है, वो सिचुएशन को रिवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि टू द पॉइंट स्टूडेंट सोचते हैं कि अभी एग्जाम है या आज के एग्जाम में क्या हुआ वो देखते हैं, तो पूरा सिचुएशन को एज अ होल, जैसे सर ने बताया कि एक माइंडफुलनेस टेक्निक होती है जिसमें वी हैव टू बी वेरी नॉन जजमेंटल अबाउट द सिचुएशन। तो उस तरीके से उनको अगर पहले से ट्रेन किया जाए तो, बट इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग बेसिकली, कि कोई भी सिचुएशन हो, नॉट ओनली द एग्जाम्स एंड ऑल, बट लाइफ सिचुएशन में भी ऊपर नीचे होता रहेगा। सो हाउ टू इवेल्युएट द सिचुएशन एज अ होल, नॉट जस्ट दैट थिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल है कि मेंटल इलनेस को आज भी इतने टैबू या इतने गलत माना जाता है, इससे कैसे डील करें। कई बार वो फ्रीली ओपनली आके अपने काउंसलर से, डॉक्टर से बात नहीं कर पाते हैं, तो इससे कैसे डील किया जाए, डॉक्टर मिलिंद। ये स्टिग्मा का प्रॉब्लम तो लंबा है, इट नीड्स बहुत सारे काम की जरूरत है। जैसे हमने देखा है कि ओवरऑल लास्ट से 10 सालों में स्टिग्मा काफी कम भी हुआ है और चेंजेस हो रहे हैं। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में। ऐसे कॉन्वर्जेशंस पहले होते नहीं थे 10 साल पहले। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के बारे में कोई बात नहीं करता था। तो डेफिनेटली चेंजेस हुए हैं, लेकिन आई थिंक ऑल्सो क्या है ना कि स्टिग्मा होते हुए भी जैसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं हमारे आजू बाजू में ऐसे लोग जो जो हमें समझ सके। तो वो भले ही बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं करे चीजों को, पर जैसे जैसे हमने बात की, एक टीचर या एक ऐसा पर्सन होता है जो एक्सेप्ट करता है, सुनेगा, समझेगा और जो है सही सही रास्ता दिखाएगा। तो स्टिग्मा को छोड़ के जो है उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है और उनके पास आप अपना डिस्कशन ले जा सकते हैं ताकि वो आपको सही राह दिखा पाए। और डॉक्टर साहिल, आपसे एक आखिरी सवाल। सोसाइटी में जो मेंटल इलनेस को जैसे टैबू माना जा रहा है, लेकिन कई लोग जो ये जानते हैं कि ये वो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उन्हें कैसे ये रिकन्फर्म हो कि उनको डॉक्टर कंसल्टेशन लेना जरूरी है। तो ये वो कैसे पहचाने कि उन्हें डॉक्टर कंसल्टेशन की जरूरत है, या खासकर परिवार में अगर वो ऐसे किसी सदस्य को देख रहे हैं तो उन्हें कैसे ये पहचाने कि वो भाई इन्हें डॉक्टर कंसल्टेशन ही चाहिए। क्यों मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट आपके मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, आप इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स की जो सेंसिटिविटी है और क्रिटिकलिटी है उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि कब हेल्प लेनी चाहिए। नो, मेनी टाइम हम इधर नजरअंदाज करते हैं कि छोटी मोटी चीजें ठीक हो जाएगा, बट एक्चुअली बहुत सीवियर रहता है, तो उससे प्रॉब्लम हो जाता है। तो बेसिकली और ऐसे भी रहता है कि काफी माइल्ड है तो तभी जरूरत नहीं रहता है। लाइक छोटे मोटे मूड फ्लक्चुएशंस तो होते हैं, आज मेरी चीज मेरी तरह नहीं हुई तो थोड़ा लो मूड है, पर कुछ चीजें देख के वापस मूड अच्छा हो जाता है, तो उसे डिप्रेशन नहीं कहते हैं। डिप्रेशन में कंटिन्यूअसली लो मूड रहता है, पहले जो अच्छी चीजें लगती थी वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मरने के ख्याल आते हैं, ठीक है, और नींद और भूख पे काफी सीवियर इफेक्ट होता है, ठीक है। ध्यान, वर्क लाइफ अफेक्ट होती है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्वभाव बदल जाता है, दूसरों अकेले रहने लगते हैं, दूसरों से बात करना छोड़ देते हैं, फ्रेंड्स से कांटेक्ट तोड़ देते हैं। ऐसे सीवियर बिहेवियर चेंजेस हो, नींद या भूख में चेंजेस हो, मरने के ख्याल आते हो, ठीक है। तो ये सब वार्निंग साइंस पता रहने चाहिए, तो तुरंत साइकेट्रिस्ट या काउंसलर के पास लेके जाना चाहिए, बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। वरना लो मूड को काफी जन एकदम हैफेजर्डली, मुझे मैं तो आज बहुत डिप्रेस लग रहा हूँ,
नहीं, वो छोटी मोटी चीजें होते रहती है लाइफ में। और टिपिकल ये है कि 2 हफ्ते तक ऐसा माना जाता है, और मतलब बहुत काफी लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूअसली लो मूड रहता है। और बेसिकली जो अच्छे लगते थे पहले चीजें, वो बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, वो टिपिकल रहता है डिप्रेशन में। तो ऐसे केस में डेफिनेटली डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट करके तुरंत कुछ 2-3 हफ्ते में उनका मूड इंप्रूव हो जाएगा। एंड ये भी गलत फहमी है कि अरे बाबा तुम म्यूजिक सुन लो अच्छा हो जाएगा, घूम के आ जाओ, टहल के आ जाओ, अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है तुमको। तो वो लाइटली नहीं ले सकते ना, ये सीवियर डिप्रेशन भी हो सकता है। तो लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, और ये सब वार्निंग साइंस रहेंगे तो डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। कई बार हम नजरअंदाज करते हैं वार्निंग साइंस को और हल्के में लेते हैं, ये ना करके, क्योंकि आज के दिन में शायद हमारे बच्चों पे हमारे एज के कंपैरेटिवली कई ज्यादा स्ट्रेस है, जो शायद हमारे समय हम पर नहीं हुआ करता था। आज के पास इनके पास दे आर वल्नरेबल टू सो मेनी थिंग्स जो शायद पहले नहीं था। अगेन दे हैव गॉट सो मेनी चॉइसेस, बट काफी सारे परेशानियों के भी वो हर दिन फेस कर रहे होते हैं। आई थिंक जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली आपके जैसे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है, वो इस परेशानी को बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो जो जरूरी मुद्दों पर खुल के बात करते हैं, खुल के चर्चा करते हैं, क्योंकि जैसा डॉक्टर मिलर ने बोला कि इसके पहले इन पे बातें नहीं होती थी। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, लेकिन कोई जानते नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम किसी ना किसी को पॉजिटिविटी के प्रति ले जा सके। उसमें आप डॉक्टर्स का काफी बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे फॉर दिस वेबिनार। आई होप कि इसी तरह से आप सोसाइटी को और अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच।